क्लास 12th बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर जहां बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 से 7 नंबर के सवाल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इस स्तर में संकोच की वजह से पढ़ नहीं पाते। अगर आप भी जनन स्वास्थ्य को लेकर कंफ्यूज हो तो आज की स्पेशल वन शॉट क्लास में आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू और साथ में एक मॉडल पेपर भी लेके आए हैं, ठीक ना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इस चैप्टर से एक ऐसा सवाल लेके आए हैं जो इस चैप्टर से हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। मतलब हर साल वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि हम आपको सीरीज से भी दिखाएंगे कैसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक ना। कौन कौन से बार बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। सब कुछ दोस्तों आपको दिखाएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों हमारी पहली हेडिंग है, क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य, ठीक ना। तो अब जनन स्वास्थ्य, अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे और ये क्या बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पढ़ना चाहिए कि नहीं। पर इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत व सामाजिक आदि की पूर्ण सकुशलता मतलब कुशल, ठीक ना, की स्थिति को ही जनन कहते हैं, ठीक ना। मतलब क्या कहते हैं, जनन के क्या क्या शारीरिक रूप से रहना चाहिए, मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहना चाहिए, और भावनात्मक और व्यवहार के मतलब सबसे व्यवहार उसके अच्छे रहने चाहिए, और समाज में उसकी एक अच्छी इज्जत रहनी चाहिए, मतलब अच्छा हो उसका, मतलब ठीक ना, इज्जत रहनी चाहिए आदि की पूर्ण सकुशलता, ठीक ना। इसको ध्यान से पढ़िए, इसको कुशलता भी कह सकते हैं, सकुशलता की स्थिति जनन कहलाती है। और दोस्तों ये जनन स्वास्थ्य बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा जरूर याद कीजिए। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, ठीक ना। अब जनन स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है जनसंख्या बढ़ोतरी, फिर यौन संबंधित अपराध, बाल विवाह, यौन शोषण, कम उम्र में बार बार गर्भधारण, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भ निरोधक मतलब जन्म नियंत्रण उपायों विषयक जानकारी का अभाव नहीं होता है, ठीक ना। फिर गर्भधारण काल में माँ को पोषक पदार्थों की कमी, ठीक ना। फिर जनन संबंधित शिक्षा की कमी, और फिर प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। ये दोस्तों जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, ये पेपर में नहीं पूछेगा कि जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लिखिए, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों जनन स्वास्थ्य संबंधित कार्य नीतियाँ, फिर जन स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या कार्य नीतियाँ की गई। तो पहला परिवार नियोजन किया गया, फिर जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, फिर यौन शिक्षा, फिर विवाह योग्य आयु, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, फिर शहरी परिवार कल्याण योजना, फिर व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम। यह है जनन स्वास्थ्य संबंधित नीतियाँ, और यह है जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, ठीक ना। यहाँ समस्या, फिर यहाँ पे नीतियाँ, जो दोस्तों पेपर में नहीं पूछता है, ठीक ना, जो पूछेगा भी हम बताएंगे। अब दोस्तों जनसंख्या विस्फोट जो हर साल पेपर में पूछता है, ठीक ना। तो विश्व, अब इसमें जनसंख्या विस्फोट में कह दे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक ठीक। तो आप लिखेंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या सन 1900 में, ठीक ना, में लगभग 2 अरब थी, जो सन 2000 में 6 अरब तथा तेजी से बढ़कर 2024 में 8 अरब से भी अधिक हो गई है, ठीक ना। अपना देश भी इस जनसंख्या वृद्धि में बराबर का भागीदार रहा है। स्वतंत्रता के समय 35 करोड़ की आबादी वाला भारत सन 2000 में 1 अरब से ऊपर पहुंच गया। बस भारत में 1 अरब से ऊपर 2000 में, ठीक ना। और फिर केवल 10 वर्षों में अर्थात 2011 में 1 अरब 21 करोड़ से भी ऊपर, और अब 2021 में क्या कहते हैं एक। अब दोस्तों अब यहाँ पे 2021 नहीं, अब यहाँ पे मतलब हम 2021 लिख दिए थे, इसको आप 2026 कर लीजिएगा, ठीक है ना। या तो 25 या तो 26 कर लीजिएगा। 1 अरब 40 करोड़ से भी ऊपर, मतलब यहाँ से 45 हो गए हैं, ठीक ना, करोड़ से भी ऊपर पहुँच गया। आज विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है, ठीक ना। मतलब अगर आप 6 व्यक्ति खड़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति भारतीय है। अब दोस्तों ये अल्प समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये परिभाषा पूछा है जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो कम समयावधि में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। फिर जनसंख्या विस्फोट के कारण, तो उसमें पहले मृत्यु दर में निरंतर कमी, फिर खाद्यान्नों की प्रचुरता। मृत्यु दर में निरंतर कमी लिखेंगे आप। आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के फलस्वरूप विभिन्न रोगों, अकाल, महामारी, कुपोषण, भुखमरी से अब मृत्यु में मतलब कमी आई, मृत्यु दर में अब कमी आई। फिर खाद्यान्नों की प्रचुरता में, आधुनिक युग में खाद्यान्नों की कमी नहीं है और भूख से कोई नहीं मरता है, सब जानते हैं, ठीक ना। ये हो गया दोस्तों आपका जनसंख्या स्पोर्ट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पूरा पढ़िएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है उल्पवेदन। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट, इसको पूछिए मत। अभी उल्पवेदन क्या, उल्पवेदन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण के चारों तरफ उपस्थित एमनियोटिक द्रव, ये दोस्तों भ्रूण के चारों तरफ उपस्थित होता है एक प्रकार का एमनियोटिक द्रव, जिसका क्या नाम है, एमनियोटिक द्रव, ठीक है ना।
द्रव का कुछ भाग बाहर निकालकर उसमें उपस्थित मतलब सुई के द्वारा उसका मतलब एमनियोटिक द्रव कुछ मतलब सुई के द्वारा एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है, ठीक ना। फिर बाहर निकालकर उसमें उपस्थित गुणसूत्रों के अध्ययन से भ्रूण की स्थिति मतलब उसकी स्थिति का पता लगा कि उम्र क्या है, आनुवंशिक विकार तो कोई नहीं, आनुवंशिक संरचना व आनुवंशिक विकार हो गया, वह लिंग मतलब वो नर है कि मादा आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह परीक्षा प्राय गर्भ काल के 16वें से 18वें सप्ताह में किया जाता है। इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है, ठीक ना, जिसमें माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके, ठीक है ना, मतलब बच्चा गिराने का आधार मिल सके। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग मतलब अब आजकल लोग क्या कहते हैं, इससे ये पता लगते हैं कि लड़का होने वाला है कि लड़की, अगर लड़की होने वाली तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए अब इस क्या कहते हैं इस दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करने मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित हो रहा है। मतलब लिंगानुपात मतलब कि मतलब पुरुष अधिक हो जा रहे हैं, महिलाएं कम हो जा रही हैं, तो इसी को लिंगानुपात, या तो महिलाएं ढेर हो जाए पुरुष, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। इसलिए इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है ना। और ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है उल्पवेशन, ठीक है ना। उसके बाद गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण उपाय। जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन नियोजन उपायों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये सब आप जानते हैं। एक आदर्श गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए। गर्भ निरोधक के लिए आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक ना। यह प्रयोग में सहज अर्थात मतलब एकदम समझिए फ्रेंडली, मतलब मैं आपको कैसे बताएं, मतलब उसे उसको पहनने में कोई मतलब कठिनाई ना हो, ठीक ना, मतलब सहज हो, ठीक ना, होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्या कहते हैं यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब वो आसानी से पहना जा सके, ठीक ना, इसको बस आप ऐसे समझिए, ठीक ना। फिर अच्छा गर्भ निरोधक पूर्ण रूपेण कारगर होना चाहिए। अब उसको मतलब पहनने के बाद भी अगर वो कारगर नहीं हुआ तो अच्छा गर्भ निरोधक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पूर्ण रूपेण कारगर होना चाहिए और इसके कोई दुरुपयोग नहीं होने चाहिए, और इसको कोई पहनने से कोई दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। और अगर हो तो तभी हो नगर नगर मतलब ना के बराबर, मतलब बहुत बहुत कम होना चाहिए, ठीक, ना के बराबर। और यह उपयोगकर्ता की यौन यौनेच्छा माने यौन की इच्छा, यौन इच्छा का मतलब होता है यौन की इच्छा अथवा यौन क्रिया में बाधक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके पहनने के बाद मतलब यौन क्रिया में कोई बाधक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गर्भ निरोधक वही एक अच्छा माना जाएगा। उसके बाद ये दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है गर्भ निरोधक, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है सगर्भता या चिकित्सीय समापन, जिसे MTP भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान से पहले समझते हैं और हम बता देते हैं ये वाली हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक, अब देखिए जानबूझकर या स्वैच्छिक माने अपनी इच्छा के अनुसार रूप से गर्भ के समापन को सगर्भता का चिकित्सीय समापन MTP कहते हैं। इसे स्वैच्छिक गर्भपात को प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। MTP मतलब यही सगर्भता या चिकित्सीय, MTP मतलब यही सगर्भता या चिकित्सीय, ठीक है ना, यही होता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन MTP, ठीक है। इसे MTP निम्न कारणों में अपनाई जाती है। तो पहला इसके कौन कौन से कारण हैं, अनचाहा गर्भधारण, असुरक्षित संभोग या संभोग के समय प्रयोग किए गए निरोधकों की असफलता अनचाही सगर्भता का जन्म देती है, ठीक है ना, ये हो गया पहला। फिर बलात्कार के कारण, अब मान लीजिए कोई बलात्कार के कारण हो गया, लड़की पैदा हुई या लड़का लड़की पैदा हुई, तो अवांछित सगर्भता को समापन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कि मतलब कोई लड़का या लड़की कुछ होना तो बलात्कार के कारण जब होता है। फिर भ्रूण में कोई अगर रोग हो गया, भ्रूण का कोई अंग विकसित ना हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और ये दोस्तों क्या कहते हैं 1971 में MTP भारत में लागू किया गया था, भारत में, ठीक है ना। और सगर्भता के 28वें सप्ताह से पहले या जीवनक्षम होने से पहले भ्रूण को स्वतः गिर जाना भ्रूण की हानि, अकाल प्रसव या मिसकैरेज कहलाता है, ठीक है ना। तकनीकी रूप से इसे स्वतः गर्भपात कहते हैं, ये जान लीजिए। अब दोस्तों हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गया यौन संचारित रोग, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें रतिज रोग या जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है, यौन संचारित रोग को। वास्तव में लैंगिक संपर्क से संचित होने वाले रोग यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षण जननांगों से तरल का स्त्राव, खुजली, थोड़ा दर्द, सूजन आदि होता है, ठीक ना। फिर विषाणुजन्य में हेपेटाइटिस एक आपका यौन संचारित रोग, हेपेटाइटिस B, फिर जेनाइलिस
हार्पिस, फिर जेनाइलिटस वार्ड, फिर एड्स आते हैं। फिर जीवाणुजन्य में सिफिलिस और गोनोरिया, फिर कवकजन्य में कैंडिडाइसिस, ठीक ना, ये आता है आपका यौन संचार जो। अब दोस्तों बंधता या बांझपन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। विश्व में अनेक दंपति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, अपनी संतान से के सुख से वंचित रहते हैं, इसे बंधता या बांझपन कहते हैं। बंधता या बांझपन स्त्री या पुरुष के किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे पुरुषों में बांझपन का कारण क्या और स्त्रियों में। पहले पुरुषों में, वीर्य में शुक्राणु की संख्या का कम होना पुरुषों में बांझपन का सबसे अधिक कारण है, ठीक ना। फिर शुक्राणु की गतिशीलता का कम होना, मतलब वो गतिशील नहीं है। फिर वीर्य में जीवित शुक्राणु की संख्या में कमी अथवा शुक्राणु का क्षीण होना या शुक्राणु कम पड़ गए, ठीक है। फिर पुरुष में शुक्राणु वाहिकाओं का बंद होना, ठीक ना, मतलब शुक्राणु वाहिकाएं बंद हो गई हो। फिर लैंगिक कमजोरी के कारण मैथुन की अक्षमता का होना, ये हो गया। अब स्त्रियों में अनियमित अंडोत्सर्ग स्त्रियों में बंधता का प्रमुख कारण है, ठीक ना, अनियमित अंडोत्सर्ग है, ठीक ना। और फिर जननपथ में अवरोध होना, फिर अंडाशयों में अंडजनन का ठीक से ना होना, फिर गर्भाशय में संक्रमण का होना, फिर फैलोपियन नलिकाओं में संरचनात्मक त्रुटि होना, फिर योनि में संक्रमण होना, ये हो गया आपका स्त्री में, ठीक है दोस्तों। और क्या कहते हैं दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि मतलब ज़्यादातर 60% चांस रहती है कि स्त्रियों में बांझपन का कारण देखा जाए, 40% ही चांस रहता है कि पुरुष में बांझपन का कारण हो, ठीक ना। तो यही आप लिख सकते हैं। और दोस्तों आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक ना। अब हम दोस्तों इस चैप्टर से कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे दोस्तों 13, तो इसे आप अपने क्रम अनुसार कर लीजिएगा एक, ठीक ना। मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, ठीक ना। तो ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो यौन संबंधित रोग असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होते हैं। इन रोगों के लक्षण व्यक्ति से व्यक्ति में अलग होते हैं, मतलब व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण निम्न है। पहला, जननांगों में खुजली या जलन, फिर असमान स्त्राव, पेशाब करते समय जलन, यौन संबंध के दौरान दर्द, फिर जननांगों पर छाले या मस्ते, फिर पेट में दर्द और बुखार और थकान, ये दोस्तों इसके लक्षण हैं। अब दोस्तों आपको हम सीरीज से दिखा रहे हैं कौन कौन से मतलब जो प्रश्न आज तक पूछेंगे। तो पहले ये दो बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए, ठीक है ना। ये दो ही नहीं मिलेंगे दोस्तों आपको, अभी और यहाँ पे और हम बहुविकल्पी प्रश्न नहीं, जन स्वास्थ्य जो टिक लगा है वही दोस्तों सही है। जैसे परिवहन नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1951 में, ऐसे कुछ दोस्तों प्रश्न है पूरे, ठीक ना। इन सबको दोस्तों अच्छे से देख लीजिए। ये दोस्तों इन बहुविकल्पी प्रश्न को आप मत छोड़िएगा, ठीक है ना। पूरे 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और सीरीज से 2 लेकर टोटल 22 हो जाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों इसके पिछले 2 चैप्टर की हमने वो भी क्या कहते हैं एक एक पॉइंट करके समझाया था, वो वाली वीडियो भी अपलोड है, ठीक ना। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और हमें दोस्तों इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि वहाँ पे हम पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, नोट्स वोट्स आता है वहीं पे सबसे पहले बताते हैं, ठीक ना। हाँ तो ये दोनों प्रश्न आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक ये जो प्रश्न है एमनियोसेंटिस पर टिप्पणी लिखिए, 23-24 पूछा, तो ये 43 पेज नंबर पर मिल जाएगा। वहाँ पे आप पेज नंबर अगर देखे होंगे तो यही दोस्तों है पेज नंबर 43। तो यही है दोस्तों एमनियोसिस उल्पवेदन, ठीक ना, एमनियोसेंटेसिस, ठीक ना, उल्पवेदन को इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पर इधर बहुत ही मतलब वैसे मतलब बहुत कठिन लिखा, और ये दोस्तों हमने नहीं एक्सपर्ट हैंडराइटिंग सोल्यूशन है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एक IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए, 2022 में पूछा है, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए। और एक दोस्तों 2022-24 पूछा IUD का पूरा नाम, इसको देख लीजिए। और ये दोस्तों ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये दोस्तों ये 5वां प्रश्न भी यहीं से दोस्तों पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एक जनसंख्या स्फोट के कौन से कारण हैं, इसको भी दोस्तों आप लोग यहीं से देख लीजिए, ठीक ना। इसको अच्छे से ऐसे कर देते हैं अगर दिख नहीं रहा होगा तो, ठीक है ना। इसको भी यहाँ से पढ़ लीजिए। और क्या कहते हैं ये वाला भी हमने आपको बता दिया है। और क्या कहते हैं एक ये प्रश्न है दोस्तों कि जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसको भी देख लीजिए, काफ़ी इसको यहीं से पढ़ लीजिए कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है ना। और दोस्तों एक ये प्रश्न है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखी, यहीं से दोस्तों इसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम आपको एक ऐसा प्रश्न दिखा रहे हैं जो मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक ना। एक ये
पात्र निषेचन आयु की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। जो अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, पर आप देख लीजिए एक बार। अब हम दिखाते हैं दोस्तों अपनी नोट्स में, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों पात्र निषेचन आयु की प्रक्रिया की व्याख्या। इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक ना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हमने पूरा एक पेज में लिखा है, ठीक ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों हम आपको बायोलॉजी का मॉडल पेपर दिखा रहे हैं, ठीक ना, इसको देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका हम सॉल्यूशन लेके आएँ तो कमेंट में लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक ना। हम इसका दोस्तों अगली वीडियो में सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे, ठीक ना। कितने, ये सब एक एक नंबर के प्रश्न है, ठीक ना दोस्तों। और ये आपका 2-2 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए। ये भी आपका 3 नंबर का, ये भी आपका 3 नंबर का, 3 नंबर का। अब दोस्तों यहाँ पे अथवा वाले 5 नंबर के। और ये आपका यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है ये वाली वीडियो, ठीक ना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और हमें इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए। जय हिंद।